तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 3 समकालीन दक्षिण एशिया के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे हम, जो कि इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें मिलता है, क्या है दक्षिण एशिया। तो दक्षिण एशिया का मतलब यह है, इस शब्द का प्रयोग बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, भारत, मालदीव और श्रीलंका के लिए प्रयोग किया जाता है। इस क्षेत्र की चर्चा में कभी कभी अफगानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल कर लिया जाता है, परंतु चीन को दक्षिण एशिया का हिस्सा नहीं माना जाता, जबकि वो सबसे बड़ा देश है दक्षिण एशिया का। ठीक है, तो दक्षिण एशिया जब भी मतलब आए, अगर 1-2 नंबर का क्वेश्चन आए तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं कि इसके अंदर बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, भारत, मालदीव और श्रीलंका के लिए प्रयोग किया जाता है। अदरवाइज 2-3 नंबर का है तो आप ये पूरा लिख देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र सरकारों के स्थायी न रह पाने का क्या कारण है, ये काफ़ी बार पूछा जा सकता है पेपर में। तो इसका आंसर ये है, यहाँ सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजनों का सामाजिक दबदबा बना रहता है, जिसके कारण कई बार निर्वाचित सरकारों को गिराकर सैनिक शासन कायम हुआ है। ठीक है, पहला पॉइंट ये बन गया। सेकंड पॉइंट, पाकिस्तान और भारत की तनातनी के कारण वहाँ के सैनिक समूह अधिक मजबूत हो गए हैं, और सैनिक समूह ये दलील देते हैं कि लोकतंत्र शासन में खोट है। यानी जो भारत और पाकिस्तान में हमेशा तनातनी बनी रहती है, उसके कारण पाकिस्तान ने अपने सैनिक शासन को ज़्यादा मजबूत किया, जिससे वहाँ पे शासन किसका आया, ज़्यादातर सैनिक शासन ही आया। और ये सैनिक शासन जो है, सैनिक समूह, वो ये दलील भी देते हैं कि लोकतंत्र शासन में क्या है, खोट है। थर्ड पॉइंट, पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन स्थायी रखने के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय विशेष समर्थन भी प्राप्त नहीं हुआ। यानी कि पाकिस्तान में लोकतंत्र कायम रहे, उससे कोई अंतर्राष्ट्रीय समूह भी उसने कोई समर्थन नहीं दिया। अंतर्राष्ट्रीय ने क्यों नहीं दिया वो पढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट आते हैं, अमेरिका तथा पश्चिमी के कुछ देशों ने अपने स्वार्थ के कारण सैनिक शासन को ही बढ़ावा दिया, क्योंकि उनको डर था इस देश के आतंकवाद से, जिसको ये देश विश्वव्यापी इस्लामी आतंकवाद कहते हैं। ठीक है, तो इन्हें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सपोर्ट क्यों नहीं मिला, क्योंकि काफ़ी सारे देशों को, यानी पश्चिमी देशों को ये डर था इनके देश के आतंकवाद से, कि अगर हम लोकतंत्र को बढ़ावा देंगे इसके अंदर, तो क्या होगा, इनके देश का आतंकवाद हमारे देश के अंदर घुस के क्या करेगा, कुछ ना कुछ गलत काम करेगा, बेसिकली बम वगैरह फोड़ देंगे। तो इसलिए बताया गया है कि उनको कोई अंतर्राष्ट्रीय समूह भी से कोई समर्थन नहीं मिला। यही कारण बनता है हमारा किसका, पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र का स्थायी ना रह पाने का कारण। थोड़ा सा और आंसर बचा है, वो देखिए स्टूडेंट। उस आगे का आंसर ये है, और साथ ही इन देशों को ये भी डर था कि परमाणु हथियार कहीं इन आतंकवादियों के हाथ न लग जाए, अर्थात ऐसा होता तो ये इनके लिए काफ़ी हानिकारक साबित होता। इन्हीं कारण से ये है कि ये देश पाकिस्तान को पश्चिमी तथा दक्षिण एशिया में पश्चिमी हितों का रखवाला मानते हैं। यही कारण था कि पाकिस्तान के अंदर सेना और लोकतंत्र सरकारों में स्थायी ना रह पाई। ठीक है, तो ये कुछ कारण था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास इंपॉर्टेंट ये आता है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र स्थापित कैसे हुआ। तो इसका आंसर ये है, विभाजन के बाद बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाकर उसमें अपने को एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा समाजवादी देश घोषित कर दिया था। ठीक है, 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान में संशोधन कर दिया और संसदीय प्रणाली को हटाकर अध्यात्मक प्रणाली को मान्यता दे दी। फिर उसके बाद क्या किया, उन्होंने अपना निर्वाचन किसमें करवा लिया, राष्ट्रपति में करवा लिया। यानी संसदीय प्रणाली में कौन प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री प्रमुख होता है, और अध्यात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति प्रमुख होता है सभी सेना का। उसी के लिए इन्होंने पहले अध्यात्मक प्रणाली को अपनाया, फिर उसके बाद अपना निर्वाचन राष्ट्रपति के रूप में करवा लिया, और साथ ही अपनी पार्टी यानी अवामी लीग को छोड़कर सभी पार्टियों को अमान्य घोषित कर दिया कि अब एक ही पार्टी जो केंद्र में है वही काम करेगी। परंतु इसके बाद इसका परिणाम क्या हुआ, 1975 के अगस्त में सेना ने इनके खिलाफ बगावत शुरू कर दी, और इस लड़ाई में शेख मुजीबुर रहमान सेना के हाथों मारे गए। ठीक है, अब इससे आगे और आंसर बचा है हमारा, वो कंटिन्यू करते हैं आंसर। तो उसके बाद नए सैनिक शासन जियाउर रहमान ने अपनी बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई और 1979 में विजयी प्राप्त हुए, परंतु 1979 के अंदर ही उनकी हत्या हो गई। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इससे पहले शेख मुजीबुर रहमान थे, उन्होंने एक तरह से राजतंत्र स्थापित करना चाहा, अध्यात्मक प्रणाली को अपनाया और अपना निर्वाचित किसमें करवा लिया, राष्ट्रपति के रूप में। फिर वो सेना के हाथों मारे गए। अब सेना के हाथों मारे गए यानी कि क्या हुआ, जियाउर रहमान सत्ता के अंदर आए। जियाउर रहमान सत्ता के अंदर आ गए, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई झूठी मूठी, यानी कि सैनिक शासन चल रहा था, परंतु जनता को दिखाने के लिए भाई हम पार्टी बना रहे हैं और हम विजय प्राप्त हो गए। उन्होंने विजय प्राप्त हो गए, परंतु उनकी हत्या भी हो गई थी। तो बेसिकली बांग्लादेश में काफ़ी
अनसिस्टमेटिक सिस्टम चल रहा था, काफ़ी कोई भी नेता खड़ा होता था, सैनिक शासन आ रहा था, कभी लोकतंत्र शासन आ रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ वो देखते हैं, और जनरल लेफ्टिंग HM इरशाद के नेतृत्व में सैनिक शासन दोबारा स्थापित हो गया। परंतु अब बांग्लादेश की जनता लोकतंत्र के समर्थन में खड़ी हो गई और इस आंदोलन में छात्र सबसे आगे चल रहे थे। यानी कि अब दोबारा से जब सैनिक शासन स्थापित हुआ तो बांग्लादेश की सरकार, बांग्लादेश के जितने नागरिक थे वो उठ खड़े हुए कि भाई हमें सैनिक शासन नहीं चाहिए, ना ही हमें राजतंत्र चाहिए, हमें लोकतंत्र चाहिए और हम लोकतंत्र के ही समर्थन में हैं। और इन्होंने जो ये लोग आंदोलन चल रहा तो सबसे आगे कौन थे, छात्र सबसे आगे चल रहे थे। तो फिर क्या हुआ, इन्हें जनरल इरशाद को डर लगने लगा कि भाई जिस तरीके से ज़ियाउर रहमान की हत्या हो गई कहीं मेरी ना हो जाए। तो बाध्य होकर इन्होंने जनरल इरशाद ने कुछ गतिविधियों पे छूट दे दी नागरिकों को। और फिर क्या हुआ, इसके बाद उन्होंने 5 वर्षों के लिए अपना निर्वाचन करवा लिया राष्ट्रपति के रूप में। परंतु ये भी जनता को क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा। उन्होंने फिर क्या हुआ, जनरल इरशाद ने जनता की बातों में बाध्य होकर अपना पद छोड़ना पड़ा और फिर क्या हुआ, वहाँ पे अपने आप को झुकाना पड़ा जनता के आगे। इसके बाद का आंसर देखते हैं क्या। फिर सबसे आखिर में ये हुआ कि 1991 में चुनाव हुए प्रॉपर वे में बांग्लादेश के अंदर। फिर उसके बाद बहुदलीय चुनावों पर आधारित प्रतिनिधिमूलक शासन कायम हो गया। यानी जब से लेकर आज तक वहाँ पे लोकतंत्र ही कायम है, बहुदलीय शासन है, कई सारी पार्टीज़ हैं जो चुनाव में जीत जाती है वही शासन में आ जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बेसिकली जितने भी हम क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं वो सब इंपॉर्टेंट्स ही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारा कंप्लीट हो गया और देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास इंपॉर्टेंट ये आता है, भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद के कुछ प्रमुख मुद्दे क्या हैं। तो उसका उत्तर ये है, पहला तो ये सियाचिन ग्लेशियर और कश्मीर दोनों के बीच विवाद का प्रमुख मुद्दा बना रहता है। दूसरा ये है, दोनों देश की सरकार एक दूसरे को संदेह की नज़र से देखती रहती हैं। थर्ड, पाकिस्तान पर यह भी आरोप है कि जो वह कश्मीर के उग्रवादियों को हथियार, परिक्षण और धन देता है, यानी कि उसकी सपोर्ट करता है। फिफ्थ, भारत पर आतंकवादी हमले के लिए पाकिस्तान आतंकवादियों को सुरक्षा प्रदान भी करता है। सिक्स्थ, इसके जवाब पर पाकिस्तान की सरकार भारतीय सरकार को और उसकी खुफिया एजेंसियों पर सिंध और बालूचिस्तान में समस्या भड़काने पर आरोप लगाती है। दोनों देश अल्टीमेटली एक दूसरे पे क्या कुछ ना कुछ आरोप लगाते रहते हैं। तो ये थे हमारे कुछ प्रमुख मुद्दे जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के मुद्दे बने रहते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर के थोड़े और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ढूंढेंगे एंड देन उनको कवर करेंगे। आज की क्लास की वीडियो में अगर आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।